हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। चलिए आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीपीसी ऑर्डर 17 को। इसके लिए एक बार आप लोग नजर डालिएगा प्लीज। मैं आपको सीधे यहाँ पे बैलेट की तरफ लेके चल रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। ऑर्डर 17 में आप पढ़ने वाले हैं रिलेटेड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पर केवल रूल नंबर 1 से लेकर के 3 तक दिए डिफाइन किए गए हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। 17 में आप स्थगन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर न्यायालय समाज दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। और इसके संबंध में स्थगन के खर्चे के संबंध में बात करेंगे। और यदि पक्षकार नियत दिन पर उपसंजात होने में असफल रहते हैं तो प्रक्रिया क्या होगी, और पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य आदि पेश करने में असफल रहने पर न्यायालय आगे कार्रवाई कर सकेगा। तो इस संबंध में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं, सीधे डायरेक्ट पर लेके चल रहे हैं। आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिए, सभी को वॉइस क्लियर है क्या गाइस? एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। यस सर। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिए। ऑर्डर आप 17 पढ़ रहे हैं, स्थगन या फिर एडजर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर रूल नंबर 1 पर एक नजर डालते हैं। न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। रूल नंबर 1 पर एक नजर डालिए। यदि वह बाद के किसी भी प्रकरण में पर्याप्त हेतु दर्शित किया जाता है तो न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे पक्षकारों या उनमें से किसी को भी समय दे सकेगा और बाद की सुनवाई को समय समय पर स्थगित कर सकेगा। तो यहाँ पे देखिए जरा, रूल नंबर आपने 1 में देखा। दूसरा यहाँ परंतु ऐसा कोई स्थगन बाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को 3 बार से अधिक अनुदत नहीं किया जाएगा। कितने बार से? 3 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा, केवल 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब जरा देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है? न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। किस सिचुएशन में? तो सिचुएशन यहाँ सब रूल नंबर 1 पर नजर डालते हैं। यदि बाद के किसी प्रकरण पर पर्याप्त हेतु दर्शित किया जाता है, कोई भी ऐसा पर्याप्त कारण है जिसकी वजह से स्थगन जरूरी है, तो न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे पक्षकारों या उनमें से किसी को भी समय दे सकेगा। तो जो पक्षकार हैं उनको समय दे सकेगा और बाद की सुनवाई को समय समय पर स्थगित कर सकेगा, या जो केस से रिलेटेड लोग हैं उनको भी, उनमें से कोई भी पक्षकार हो सकते हैं, उनको ये टाइम दे सकेगा। पर यहाँ पे जो टाइम पीरियड की बात की गई कि कितने बार स्थगन दिया जा सकता है, तो ये परंतु में आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 बार का, कि 3 बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप ऑर्डर पढ़ रहे हैं 17 एडजर्नमेंट के बारे में। रूल नंबर 1 पर नजर डालते हैं। कोर्ट में ग्रांट टाइम एंड एडजर्न हियरिंग। रूल नंबर 1 पर नजर डालते हैं। द कोर्ट में इफ सफिशिएंट कॉज इज सोन एट एनी स्टेज of the suit grant time to the parties or to any of them and may from time to time adjourn the hearing of the suit for reason to be recorded in writing। तो जो भी रीजन से कोर्ट यहाँ पर एडजर्न हियरिंग को एडजर्न कर रहा है उसके लिए यहाँ पर राइटिंग में रीजन भी यहाँ पे लिखेंगे, किस कारण से कर रहे हैं, और परमिशन भी ग्रांट की जा सकती है। और परमिशन किसको मिलेगी, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एट एनी स्टेज, किसी भी प्रक्रम पर, द सूट ग्रांट टाइम टू द पार्टीज और टू एनी ऑफ देम, या तो किसी पार्टी को या किसी भी जो केस रिलेटेड हो व्यक्ति, उसके संबंध में क्या कर सकता है कोर्ट? एडजर्न हियरिंग। प्रोवाइडेड दैट में जरा ध्यान दीजिएगा, नो सच एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स। कितना टाइम? 3 टाइम।
to a party during hearing of the suit. रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। स्थगन के खर्चे जो यहाँ पर अर्जन किया जाएगा, जो स्थगन दिया जाएगा, उसके खर्चे के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग। न्यायालय ऐसे हर मामले में बाद की आगे की सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा। ऐसे मामले में जितना स्थगन दिया गया और उसके बाद में जो सुनवाई का दिन होगा वो डेट फिक्स करेंगे, किस डेट तक का स्थगन दिया गया और यहाँ किस डेट को न्यायालय में उपस्थित होना होगा। और ऐसे स्थगन के कारण हुए खर्चे या ऐसे उच्चतर खर्चों के संबंध में जिन्हें न्यायालय ठीक समझे ऐसे आदेश करेगा। तो जो खर्चे हुए हैं उनके संबंध में कोर्ट कैसे आदेश करेगा, देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए। परंतु में यदि बाधी की सुनवाई प्रारंभ हो गई है तो जब तक न्यायालय उन असाधारण कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे सुनवाई का स्थगन अगले दिन से परे के लिए करना आवश्यक ना समझे, बाद की सुनवाई दिन प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा ना कर ली जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक बार इसको फिर से ध्यान से पढ़िए। ये नंबर में यदि बाद की सुनवाई प्रारंभ हो गई हो, केस की सुनवाई प्रारंभ हो गई है, तो जब तक न्यायालय उन असाधारण कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, कोई भी कारण है उनको लेखबद्ध करेंगे, और सुनवाई का स्थगन अगले दिन से परे यानी कि उसके बाद का के लिए करना आवश्यक अगर कोर्ट आवश्यक ना समझे तो बाद की सुनवाई दिन प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? जब तक कि सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा ना कर ली जाए। जो साक्षी हैं, जो प्रेजेंट हो रहे हैं, उनकी परीक्षा ना कर ली जाए तब तक दिन प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। अगर कोर्ट को लगता है कि सुनवाई का स्थगन अगले दिन से परे के लिए करना आवश्यक नहीं है तो दिन बाई दिन होगा, और अगर उसे लगता है कि डेट आगे की देनी चाहिए तो यहाँ पर दे सकते हैं, जैसा न्याय के हित में हो कोर्ट यहाँ पे कर सकता है। ख नंबर पर एक नजर डालिए। किसी पक्षकार के अनुरोध पर कोई भी स्थगन ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जो उस पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो मंजूर नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी पक्षकार के अनुरोध पर कोई भी स्थगन, अगर पक्षकार ने कोई भी अनुरोध किया हुआ, कोई रिक्वेस्ट की हुई है, कोई भी स्थगन ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जो उस पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो मंजूर नहीं किया जाएगा। तो कोई भी ऐसा स्थगन जो वो पक्षकार है ऐसी उनके बाहर हो अगर, तो यहाँ पर मंजूर नहीं किया जाएगा। देखिए सीधे सीधा सा लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर पक्षकार ने कोई अनुरोध किया और फिर कोई भी स्थगन ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जो उस पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हो, यहाँ पर मंजूर नहीं किया जाएगा। जो पक्षकार है उनके नियंत्रण से अगर कोई चीज बाहर है तो उसके संबंध में तो स्थगन दिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई और दूसरा नहीं किया जाएगा जो पक्षकार खुद ही संभाल सकता है। ऐसी परिस्थितियों को, उन परिस्थितियों के लिए कोई भी स्थगन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है। का नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यह तथ्य स्थगन के लिए आधार नहीं माना जाएगा कि किसी पक्षकार का प्लीडर दूसरे न्यायालय में व्यस्त है। ये वाला कोई भी आधार, इस आधार पर स्थगन नहीं दिया जा सकता कि उनका जो एडवोकेट है वो किसी दूसरे न्यायालय में व्यस्त है, तो इसके आधार पर कोई भी स्थगन यानी कि एडजर्नमेंट नहीं किया जाएगा। घ नंबर पर एक नजर डालिए। जहां प्लीडर की रुग्णता या दूसरे न्यायालय में उसके व्यस्त होने से भिन्न कारण से, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्लीडर की रुग्णता या दूसरे न्यायालय में उसके व्यस्त होने से भिन्न कारण से मुकदमे का संचालन करने में उसकी असमर्थता को स्थगन के लिए एक आधार के रूप में पेश किया जाता है, वहां न्यायालय तब तक स्थगन मंजूर नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे स्थगन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार समय पर दूसरा प्लीडर मुकर्रर नहीं कर सकता था। तो अगर यहाँ किसी प्लीडर की रुग्णता के संबंध में हो या किसी दूसरे न्यायालय में व्यस्त हो
इन कारण को छोड़कर, इनसे कोई भिन्न कारण है और मुकदमे का जो संचालन किया जा रहा है उसकी असमर्थता के आधार पर अगर कोई भी स्थगन के लिए आवेदन किया जाता है तो न्यायालय तब तक उसे मंजूर नहीं करेगा जब तक उसका ये समाधान ना हो जाता कि जो पक्षकार है उसके पास इतना समय नहीं है कि वो दूसरा वकील वहां पर या दूसरा एडवोकेट वहां पर इस केस के लिए नियुक्त कर ले, तो यहाँ पर स्थगन देगा, अदरवाइज यहाँ पर स्थगन नहीं देगा। 9 नंबर पर जरा ध्यान दीजिए। आगे कि जहां कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है किंतु पक्षकार या उसका प्लीडर उपस्थित नहीं है, साक्षी तो उपस्थित है न्यायालय में किंतु पक्षकार और उसका प्लीडर वहां पर उपस्थित नहीं है, ये लाइन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अथवा पक्षकार या प्लीडर न्यायालय में उपस्थित होने पर भी किसी साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, वहां न्यायालय यदि ठीक समझे तो साक्षी का कथन अभिलिखित कर सकेगा। कहा जाता है कि अगर पक्षकार ना हो या उसका कोई प्लीडर ना हो तो क्या कोर्ट किसी भी साक्षी का कथन ले सकता है, क्या उनका साक्ष्य ले सकता है? तो इस संबंध में और ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और यदि यथास्थिति पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा जो उपस्थित ना हो अथवा पूर्वोक्त रूप में तैयार ना हो, साक्षी की मुख्य परीक्षा या प्रति परीक्षा करने को अभिमुक्त करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि पहले तो साक्षी के कथन अभिलिखित कर सकेगा, कौन कर सकेगा? कोर्ट कर सकता है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या की गई है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। और यथास्थिति पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा, जो पक्षकार है वो या उसके प्लीडर के द्वारा जो उपस्थित ना हो अथवा पूर्वोक्त रूप में तैयार ना हो, तो साक्षी की मुख्य परीक्षा या प्रति परीक्षा करने को अभिमुक्त करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। तो फिर यहाँ पर जो साक्षी आया हुआ था, अगर मान लीजिए जैसे कोई एडवोकेट है और वो परीक्षा करने को या प्रति परीक्षा करने को तैयार नहीं है, तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा? तो कोर्ट यहाँ पर आदेश कर सकता है कि जो साक्षी आया हुआ है उसके कथन अभिलिखित कर सकेगा, या फिर उसे लग रहा है कि साक्षी की मुख्य परीक्षा या प्रति परीक्षा करने से उसे अभिमुक्त करते हुए उसे मुक्त कर देगा, ठीक है आप जाइए, अब आपकी कोई परीक्षा या मुख्य परीक्षा नहीं होगी, और जैसा उसे ठीक लगता है ऐसा वह आदेश पारित कर सकेगा। कौन कर सकेगा? यहाँ पे न्यायालय। तो आप यहाँ पर ऑर्डर 17 जो कि स्थगन से रिलेटेड है, रूल नंबर फर्स्ट का आपने सब रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा, फिर इसके बाद आपने सब रूल नंबर ये 2 आप पढ़ रहे थे, जिसमें स्थगन के खर्चे के बारे में बात की गई थी। और रूल फर्स्ट में ये बात की गई थी कि कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है, और दूसरी यहाँ पर जो बात की गई थी कि न्यायालय ऐसे कारणों को भी अभिलेख करेगा जिसके कारण से स्थगन दिया जा रहा है, किसको? पक्षकार या उनमें से किसी को भी दिया जा रहा है स्थगन, इससे संबंधित वो कारण यहाँ पर लिखेंगे। गाइस इतना क्लियर है सभी को? किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है? क्लियर है सर। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ज्योति मैडम आपके लिए स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? नो सर। आप एक काम कीजिए, कोई बात नहीं है, मोबाइल को आप स्विच ऑफ कीजिए और दोबारा से उसे ऑन करके फिर से ऐड हो जाइए, तो होने लगेगी, है ना? चलिए जरा ध्यान दीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ एडजमेंट, कॉस्ट कितनी होगी? तो कॉस्ट के लिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल फिक्स अ डे for the further hearing of the suit and shall make such order as to cost occasions by the adjournment or such higher cost as the court deems fit। जैसा कोर्ट को ठीक लगता है उतने खर्चों के लिए यहाँ पर आदेश कर सकता है। किसके लिए? जो कॉस्ट ओकेजन बाय द एडजर्नमेंट या फिर कोई और सच हायर कॉस्ट,
तो ये दोनों कॉस्ट के लिए जैसा कोर्ट को ठीक लगता है वो कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट में जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स दिए गए इन पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। ए, व्हेन द हियरिंग ऑफ द सूट हैज commenced, it shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined. क्या हो सकता है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। When the hearing of suit has commenced, जब हियरिंग की जा रही है, it shall be continued from day to day, कैसे day to day की जाएगी, until all the witnesses in attendance have been examined, जब तक कि सभी witnesses के एग्जामिन ना हो जाए। Unless the court finds that for the exceptional reason to be recorded by it, जब तक कि कोई exceptional reason recorded ना हो, the adjournment of the hearing beyond the following day is necessary. देखिए जरा ध्यान दीजिए, the adjournment of the hearing beyond the following days is necessary, जब तक कि ये कोर्ट ना समझे कि इसे, देखिए दो तरह की थी, अगर कोर्ट को ये फील होता है कि जो सुनवाई है वो एक दिन के आगे की डेट कोई देनी चाहिए या अगले दिन की डेट देनी चाहिए, तो अगर न्याय के हित में जितना उसे ठीक लगे उतनी डेट वो यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उनको लगता है कि जितने भी वो विटनेसेस आए हुए हैं उनकी डे टू डे ही सुनवाई होनी चाहिए और उनका एग्जामिन होना चाहिए, तो बिल्कुल वहाँ डे टू डे की जाएगी। अगर रिक्वायर है तो फिर यहाँ पर स्थगन दिया जा सकता है, जो कोर्ट को ठीक समझे उतने टाइम पीरियड का। देखिए जरा बी में जरा ध्यान दीजिए, नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी। कब नहीं दिया जाएगा, नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टेंसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। कोई भी एडजर्नमेंट यहाँ पे ग्रांटेड नहीं किया जाएगा, किनको, उन परिस्थितियों को छोड़ करके जो पक्षकारों से के आउट ऑफ कंट्रोल हो। अगर पक्षकारों के आउट ऑफ कंट्रोल हो तो यहाँ पर बिल्कुल उन्हें एडजर्नमेंट दिया जा सकता है। देखिए लिखा गया यहाँ पर, एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टेंसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी, तो इस कंडीशन में यहाँ पर एडजर्नमेंट दिया जा सकता है। चलिए जरा सी नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, फैक्ट that the pleader of a party is engaged in another court. कौन सा, the fact that the pleader of a party is engaged in another court shall not be ground for adjournment. ये क्या है, adjournment का कोई भी ग्राउंड नहीं है। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं आप, ऑर्डर 17 रूल नंबर 1 और सब रूल नंबर 2 और 2 का सी। ये आपका एग्जाम में आने वाला ऑर्डर का नंबर हो गया। इसको आप देख सकते हैं कि किस में कहा गया कि एडवोकेट अगर किसी दूसरे उसमें एंगेज है कोर्ट में तो फिर वो एडजर्नमेंट का कोई एक आधार नहीं है। डी नंबर पॉइंट पर एक नजर डालिए, वेयर द इलनेस ऑफ अ प्लीडर ऑफ हिज इनएबिलिटी टू कंडक्ट द केस फॉर एनी रीजन अदर देन हिज बीइंग एंगेज इन अनदर कोर्ट is put forward as a ground for the adjournment, the court shall not grant the adjournment unless it is satisfied that the party applying for adjournment could not have engaged another pleader in time. अगर कोर्ट को लगता है कि जो पक्षकार है वो दूसरा एडवोकेट नियुक्त नहीं कर सकता उतने समय में, उतने टाइम पीरियड में, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, देखिए वेयर द इलनेस ऑफ प्लीडर, अगर प्लीडर बीमार हो जाए, और हिज इनएबिलिटी टू कंडक्ट द केस फॉर एनी रीजन। इन दोनों सिचुएशन में, एक तो इलनेस के प्लीडर जब बीमार हो जाए और हिज इनएबिलिटी टू कंडक्ट द केस फॉर एनी रीजन, तो अदर देन हिज बीइंग एंगेज इन अनदर कोर्ट is put forward as a ground for adjournment, the court shall not grant the adjournment unless, कब तक के लिए ग्रांट नहीं करेगा, it is satisfied that the party applying for adjournment could not have engaged another pleader in time,
अगर वो दूसरे एडवोकेट को एंगल्स नहीं कर सकता है तो इस सिचुएशन में अगर कोर्ट को यह फील होता है तभी वो यहाँ पर इस ग्राउंड पर, इलनेस के ग्राउंड पर और इनेबिलिटी ऑफ द कंडक्ट द केस के ग्राउंड्स पर यहाँ पर एडजर्नमेंट दे पाएगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ग्राउंड है, वेयर अ विटनेस इज प्रेजेंट इन कोर्ट बट अ पार्टी और हिज प्लीडर इज नॉट प्रेजेंट। अगर यहाँ पर देखिए, जहां पर विटनेस इज प्रेजेंट, विटनेस प्रेजेंट हो गया है कहां पर, कोर्ट में, बट अ पार्टी और हिज प्लीडर इज नॉट प्रेजेंट, तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। देखिए वैसे क्या होता है, जो विटनेस है अगर वो कोर्ट में उपस्थित होता है तो उस समय पार्टी और प्लीडर को भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि विटनेस यहाँ पर आया हुआ और उसके समक्ष ये होना चाहिए। अब इन केस इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, फिर भी ना तो पार्टी यहाँ पर प्रेजेंट हुई है, ना पार्टी प्रेजेंट हुई, ना प्लीडर प्रेजेंट हुआ और विटनेस प्रेजेंट हो गया, तो इस केस में कोर्ट क्या कर सकता है। तो देखिए कहा गया और द पार्टी और हिज प्लीडर दो प्रेजेंट इन कोर्ट। मान लो पार्टी भी प्रेजेंट हो गई अब और प्लीडर भी प्रेजेंट हो जाए, इज नॉट रेडी टू एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, पर जो विटनेस आया हुआ ना तो उसके एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिन करने के लिए, ना ही उसके क्रॉस एग्जामिन के लिए रेडी है, तैयार नहीं है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को लगता है कि ये ठीक है, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, तो विटनेस का क्या करेंगे, रिकॉर्ड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अगला जरा ध्यान दीजिए, एंड पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, जैसा उनको ठीक लगता है वैसा वो ऑर्डर पारित कर सकते हैं। डिस्पेंसिव विद द एग्जामिनेशन इन चीफ, और किसके डिस्पेंसिव कर सकते हैं, विद द एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन, तो दो चीजों से, देखिए एग्जामिनेशन और चीफ से और क्रॉस एग्जामिनेशन से उसे अभिमुक्ति दे सकते हैं और माफ कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ से फ्री हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ऑफ द विटनेस एज द केस में बी बाय द पार्टी और हिज प्लीडर नॉट प्रेजेंट और नॉट रेडी एज अफॉरसेड। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, बाय द पार्टी और हिज प्लीडर नॉट प्रेजेंट और नॉट रेडी एज अफॉरसेड, भले ही वो यहाँ पर प्रेजेंट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट ऐसा कर सकता है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूल नंबर 2 पर एक नजर डालते हैं। इतना क्लियर है गाइस सभी को, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए प्लीज। प्रोसीजर इफ पार्टीज फेल टू अपीयर ऑन डे फिक्स, जहां पर डे जो डेट लगाई गई थी उस पर अगर पार्टीज फेल हो जाती है अपीयर होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान देते हैं, वेयर ऑन एनी डे to which the hearing of the suit is adjourned, the parties or any of them fail to appear, the court may proceed to dispose of the suit in one of the modes directed in that behalf by order 9 or make such other order as it think fit, जैसा कोर्ट को ठीक लगता है वैसा वो ऑर्डर पास कर सकता है या फिर ऑर्डर 9 के अनुसार उसे डायरेक्शन दे सकता है, निर्देश दे सकता है। जो हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा नजर डालिएगा। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर रूल नंबर 2, ऑर्डर 17 और रूल नंबर 2। देखिए जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कि यदि पक्षकार नियत दिन उपसंजात होने में असफल रहते हैं तो प्रक्रिया, जो पक्षकार हैं और जो डेट फिक्स की गई थी उस दिन अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पर क्या प्रोसेस हो सकती है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाद की सुनवाई जिस दिन के लिए स्थगित हुई है, यदि उस दिन पक्षकार या उनमें से कोई उपसंजात होने में असफल रहते हैं, ये तो पक्षकार और या उनमें से कोई क्या होते हैं, प्रेजेंट होने में असफल रहते हैं, तो न्यायालय आदेश 9 द्वारा उस निर्दिष्ट ढंगों में से एक से बाद का निपटारा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा या फिर ऐसा अनादेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। तो ऑर्डर 9 की हेल्प लेते हुए कोर्ट यहाँ पर निपटारा कर देगा या फिर जैसा उसे ठीक लगता है एडजर्नमेंट करना है या फिर कुछ समय की कोई डेट बढ़ानी, तो यहाँ पर जैसा कोर्ट को ठीक लगता है वैसा यहाँ पर आदेश दे सकेगा। स्पष्टीकरण पर एक नजर डालिए यहाँ पर।
देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, जहां किसी पक्षकार का साक्ष्य या साक्ष्य का पर्याप्त भाग पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है। क्या जा रहा है कि जहां किसी पक्षकार या पक्षकार का जो साक्ष्य है या साक्ष्य का पर्याप्त कोई भाग पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है और ऐसा पक्षकार किसी ऐसे दिन जिस दिन के लिए बाद की सुनवाई स्थगित की गई है उपसंजात होने में असफल रहता है, वहां न्यायालय स्वविवेकानुसार उस मामले में इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो ऐसा पक्षकार उपस्थित हो। तो यहाँ पर कैसे कोर्ट कार्रवाई कर सकता है कि जहां पर डेट फिक्स की गई और इंफॉर्मेशन है दूसरे पक्षकार को, फिर भी वो जान मिलकर के अगर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय यहाँ पर स्वविवेकानुसार ऐसा निर्णय कर सकेगा जैसे वहां पर पक्षकार उपस्थित हो। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पर एक नजर डालते हैं। Here the evidence or a substantial portion of the evidence of any party has already been recorded and such party fails to appear on the day to which the hearing of the suit is adjourned, the court may in its discretion proceed with the case as if such party were present। तो कैसे यहाँ डिसीजन दे सकता है जैसे यहाँ पर पार्टी प्रेजेंट हो। रूल नंबर 3 पर एक नजर डालिए। तरफ पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य यदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे कार्रवाई कर सकेगा। देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है कि पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे की कार्रवाई कर सकेगा। तो जो पक्षकार है उनमें से कोई भी एविडेंस आदि पेश करने में अगर असफल रहता है तो भी यहाँ पर कोर्ट कैसे कार्रवाई आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां बाद का कोई ऐसा पक्षकार जिसे समय अनुदत्त किया हो, समय दिया गया हो, अपना साक्ष्य पेश करने में या अपने साक्षियों को हाजिर कराने में या बाद की आगे प्रगति के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने में जिसके लिए समय अनुज्ञात किया गया है और असफल रहता है, तो वहां न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम के होते हुए भी अगर यहाँ पे असफल हो जाता है तो यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, यदि पक्षकार उपस्थित हो तो बाद को तथ्य क्षण निश्चित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा, मतलब तुरंत ही जजमेंट भी दे सकते हैं। खा यदि पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थित हो तो नियम 2 के अधीन कार्रवाई कर सकेंगे। तो नियम 2 में क्या था, देखिए जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर पक्षकार अगर उपसंजात होने में असफल रहते हैं तो प्रोसेस क्या, तो यहाँ पर न्यायालय आदेश 9 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, बाद को निपटारा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा या कोई अन्यथा आदेश भी कर सकता है जैसे उसे ठीक लगे। चलिए ये जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 3 पर एक नजर डालते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। कोर्ट में प्रोसीड नॉट विथ स्टैंडिंग आइदर पार्टी फेल्स टू प्रोड्यूस एविडेंस etc where any party to a suit to whom time has been granted fails to produce his evidence। जो टाइम पीरियड उसे ग्रांटेड किया गया था उस टाइम पीरियड में एविडेंस प्रोड्यूस करने में अगर फेल हो जाता है और टू कॉज द अटेंडेंस ऑफ हिज विटनेसेस और टू परफॉर्म एनी अदर एक्ट नेसेसरी टू द फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द सूट फॉर विच टाइम हैज बीन अलाउड द कोर्ट में नॉट विथ स्टैंडिंग सच डिफॉल्ट। तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसी सिचुएशन में रहते हुए भी, जरा ध्यान दीजिएगा इन नंबर पर, इफ द पार्टीज आर प्रेजेंट प्रोसीड टू डिसाइड द सूट फॉरविथ। तो कोर्ट क्या कर सकता है यहाँ पर, अगर पार्टीज वहां पर प्रेजेंट हैं तो प्रोसीड टू डिसाइड द सूट, तो कोर्ट यहाँ पर सूट को डिसाइड करने के लिए आगे की कार्रवाई तुरंत कर सकता है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा बी नंबर पॉइंट पर, इफ द पार्टीज आर और एनी ऑफ देम इज एब्सेंट प्रोसीड अंडर रूल 2, या फिर अंडर रूल 2 के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकता है। तो अंडर रूल 2 में आपने क्या पढ़ा हुआ था, देखिए कोर्ट में प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ द सूट इन वन ऑफ द मोड्स, कौन कौन से में, डायरेक्टेड इन दैट बिहाफ ऑफ ऑर्डर
9 और क्या कर सकता है, मेक सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, जैसा कोर्ट को ठीक लगता है वैसा आदेश कर सकता है, या ऑर्डर 9 के अद्यतन रहते हुए आगे की प्रोसीड कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑर्डर नंबर 17 अभी कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज बताइए जल्दी से। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज? नहीं, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर यहाँ पर 18 को स्टार्ट करेंगे। जब तक आप चाहें तो लाइन पर रहना चाहें तो लाइन पर बने रहिए, या फिर दोबारा से भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए गाइस।